नमस्कार। इंडिया फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे पूरब में एक कहावत कही जाती है कि बरियरा चोर सेन में गावे। अब आप कहेंगे कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। हम पीछे की अतीत की बात जब याद करते हैं तो 2004 से लेकर और 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 को याद किए बिना भारतीय राजनीति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि नरसिंह राव जी के सरकार में नरसिंह राव जी ने आर्थिक उदारीकरण का स्वागत किया था और हम भूमंडलीकरण के दौर में प्रवेश किए, जिसमें आर्थिक खुलापन, उदारीकरण को हमने स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी, या यूँ कह लें कि पहुँच बनी। बीच में गठबंधन की सरकार थी और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि एक लंबे समय से कोई भी मजबूत और स्थिर सरकार देश के अंदर नहीं आई। 2004 में मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2010 तक 2014 तक पूरे देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। कैबिनेट मंत्री तक जेल की हवा खाए और मंत्रिमंडल में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से यह तो नहीं कह सकता कि मनमोहन सिंह जी ने स्वयं भ्रष्टाचार किया, लेकिन मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसका ज्ञान मनमोहन सिंह को नहीं था। यह भी बात समझ से परे है। इससे यह साबित होता है कि सत्ता का जो पावर सेंटर था वह मनमोहन सिंह के हाथ में नहीं था। पूरा मंत्रिमंडल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये बात बहुत ठीक प्रकार से कही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहन करके स्नान कर लिए। भ्रष्टाचार हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह जी का उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन आज जिस विषय पर बात मैं करने जा रहा हूँ कि 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी को अचानक नोटबंदी क्यों करनी पड़ी। जब नोटबंदी हुई पूरे देश में हाय तौबा मच गया कि साहब भी तो करेंसी बदल दिए, भारत का संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये बात चली। लेकिन मैं आज नोट क्यों बदलना पड़ा, किन कारणों से नोटबंदी करनी पड़ी, इस खबर का थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा। 2004 में भारत सरकार ने एक विदेशी कंपनी को नोट में जो सुरक्षा का तार होता है, आपने देखा होगा करेंसी के बीच में एक तार होता है सुरक्षा का, और वह पेपर, इन दोनों की सप्लाई का काम इन्होंने दिया एक अमेरिकी कंपनी को। और वो अमेरिकी कंपनी
भारत को सप्लाई करती थी। भारत सरकार को इंटेलिजेंस ने ये खबर दिया और किसी भी सरकार के होश उड़ जाते जब यह खबर आई कि ये जो कंपनी भारत को कागज और सुरक्षा तार जो करेंसी में लगता है उसकी सप्लाई भारत को कर रही है, लेकिन साथ साथ सेम मटेरियल की सप्लाई वो पाकिस्तान को भी कर रही है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने भारत की करेंसी छापना शुरू कर दिया और इस कदर छापा कि भारत की बाजार व्यवस्था चरमरा गई और देश के अंदर आर्थिक अराजकता का वातावरण पैदा हो गया और काला धन, नकली करेंसी हमारे असली करेंसी से मार्केट में अधिक आ गई। जब इस बात की खबर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को लगी तो उन्होंने इसकी पड़ताल कराई। तो उसमें जिस सचिव ने ये ठेका दिया था, अरविंद मायाराम एक IAS अफसर उस समय थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनको देखा गया है। अरविंद मायाराम सिर्फ IAS अफसर ही नहीं थे बल्कि एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे। अरविंद मायाराम की मां इंदिरा मायाराम गहलोत सरकार में मंत्री रहीं। अरविंद मायाराम के पिता जुगल किशोर चतुर्वेदी वो सरकार कांग्रेस के नेता थे और मंत्री भी रहे। इस प्रकार जब प्रणब मुखर्जी को इस बात की सूचना हुई तो वित्त मंत्री के नाते प्रणब मुखर्जी ने पी चिदम्बरम को निर्देशित किया, वह उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, कि इस ठेका को रद्द किया जाए। ठेका रद्द कर दिया गया और अरविंद मायाराम को तत्काल प्रभाव से ग्राम विकास मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। उस समय वो मनरेगा का काम देख रहे थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद फिर पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनने के बाद फिर अरविंद मायाराम को वित्त मंत्रालय में पुनः बुलाया गया। और आपको ध्यान दिला दें कि जब प्रणब मुखर्जी ने जांच कराई उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, तो उसके पास ये नोट की करेंसी की जो करेंसी के तार की सप्लाई करने का और उसके पेपर की सप्लाई करने का लाइसेंस ही नहीं था। उसने 4 में अप्लाई कर रखा था, जिसका लाइसेंस 11 में मिला। और अरविंद मायाराम जब फिर आते हैं वित्त मंत्रालय में तो उन्होंने 15 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया। बहरहाल CBI ने जांच किया, CBI ने अपनी जांच पूरी कर लिया है। ED का प्रवेश इस पूरे प्रकरण में होने वाला है। अब जब ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद मायाराम बहुत जल्दी ही ED के शिकंजे में आने वाले हैं और वो जेल भी जा सकते हैं। अब इस पर कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अरविंद मायाराम को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चला रही है। उनके नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो इस पर
बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं कि हम सरकार को हिला देंगे, सरकार को गिरा देंगे। अरे भाई, आपने एक चोरी किया, एक गलत काम किया, तो इसी बात पर मैं कह रहा था कि बरियरा चोर सेन में गावे। आपने ऐसा काम किया कि भारत के पैरेलल पाकिस्तान ने पूरे बाजार को नकली नोटों से, नकली करेंसी से पाट दिया और वो पैसा सीधे आईएसआई के द्वारा भारत में भेजा जाता था। भारत विरोधी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल होता था, पत्थरबाजों के हाथ में वो पैसा जाता था। तो अचानक जब भारत सरकार ने संज्ञान लिया तो अंततः भारत सरकार इस नतीजे पर पहुंची, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ब्लैक मनी को अगर बाजार से बाहर करना है तो नोटबंदी आवश्यक है। और उसमें से खास तौर से 1000 और 500 के नोटों पर प्रतिबंध लगा 8 नवंबर को। और प्रतिबंध लगने के बाद नई करेंसी बाजार में हमारी आई। अब व्यवहारिक रूप से मैं बात करता हूं आपसे। इस समय आप देख रहे होंगे कि जो काला बाजार का स्रोत था या जो लोग काला बाजारी करते थे करेंसी की, जो ब्लैक मनी को डंप करते थे, आज भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप स्वयं अपने जीवन में देख सकते हैं 2000 की नोट धीरे 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 बाजार से गायब होती चली जा रही है। मैं अधिकृत तौर पर तो कह नहीं सकता, लेकिन यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वह दिन दूर नहीं जब फिर एक बार भारत में नोटबंदी हो और 2000 की जो दबी हुई नोटें हैं, जो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गई हैं, जो सामान्य प्रचलन से बाहर हो गई हैं, उन नोटों को बाहर निकालने के लिए सरकार को फिर एक नोटबंदी का कदम उठाना पड़ेगा। नोटबंदी मजबूरी में नहीं बल्कि इस देश की आवश्यकता समझकर किया गया। जिन जिन लोगों ने, और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पी चिदंबरम साहब थे, क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि उनका सेक्रेटरी अगर किसी कंपनी को ठेका देता है तो इतना बड़ा काम, वो भी करेंसी छापने का, जो आरबीआई करती है, इतने बड़े काम का ठेका दिया जाता हो और पी चिदंबरम साहब को पता ना हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में सीबीआई जांच कर चुकी है, ईडी की एंट्री होने वाली है और पूरे 4 से लेकर के 14 तक किस तरह देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक गतिविधियां चली और किस प्रकार से अराजकता का वातावरण पैदा किया गया। अभी तो पूरे भारत सरकार की ताकत, मोदी सरकार की ताकत तो 2004 से लेकर 14 तक हुए भ्रष्टाचार को खंगालने में लगी हुई है। 2004 और से 14 तक जो भ्रष्टाचार हुआ और लोगों के मन में जो सरकार के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ, उसकी उपज है नरेंद्र मोदी। लोगों ने आशा भरी नज़र से नरेंद्र मोदी को देखा और नरेंद्र मोदी जी 14 तक
गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के विकास और गुजरात मॉडल को लोगों ने पसंद किया, तो लोगों को सहसा यह विश्वास हो गया कि अगर इस देश को कोई दिशा दे सकता है, इस देश में जो अराजकता फैली हुई है उसको सकारात्मक दृष्टि दे सकता है, तो एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने विकास के नए आयाम दिए। नरेंद्र मोदी ने आते ही देश की पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त भी किया। तमाम गंभीर विषयों पर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार की नीति है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन के किसी एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो तो चल सकता है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो, और वह अभी राजनीति में भ्रष्टाचार हो, इसलिए कि राजनीति राष्ट्र जीवन के न्यूक्लियर पॉइंट पर बैठी हुई है, और न्यूक्लियर पॉइंट पर बैठी हुई राजनीति में भ्रष्टाचार हो तो संपूर्ण राष्ट्र का जीवन प्रभावित होता है। उससे ना आप छूते हैं न मैं अछूता हूँ। आज के इस अंक में सिर्फ इतना। अब मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।